देखो जी, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में बता रहा था। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स की जब हम बात करते हैं तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर जो आपकी मोनोमर यूनिट होती है वो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। लाइक इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके थे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडेंसेशन पॉलीमर्स हो सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने एक चीज पढ़ी थी अभी पहले, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड आपने पढ़ा था। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो था वो कैसे बनता था, एक तरफ से तो कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी तरफ से एमीन ग्रुप। ठीक। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, यानी कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक मोनोमर यूनिट बना रहे हो, ठीक है, और मोनोमर यूनिट से क्या हो रहा हो, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा हो। तो जब कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो उस टाइप के पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है। एडिशन में क्या था, केवल मॉलिक्यूल ऐड होते थे, कोई भी मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होगा। ठीक। तो अब जैसे कि ये वाला बॉन्ड बना है CONH। ये क्या लिख रहे हैं? CONH। ये क्या CONH लिख रहा था? क्या? ऊपर वाले में NH2 है, वो 2 H है हाँ, और क्या हो? आगे को। हाँ, दो हाइड्रोजन है वो। एन के पास दो हाइड्रोजन है, ये एमीन। ठीक है। देखो जी, इसमें क्या था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमीन ग्रुप। जब ये दो आपस में कंबाइन करते हैं, कंडेंसेशन होता है, तो वहां पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा -H2O, और वहां पे CONH यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। या इसको हम CONH को एमाइड ग्रुप भी बोल देते हैं। मतलब अगर यहाँ पे एक और H आ जाए, ठीक, तो वो एमाइड हो जाएगा। तो ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स थे, ये बहुत सारे टाइप के हो सकते थे। लाइक मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स में इसके पॉलीएस्टर हो सकते हैं। पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर कब बनेगा? पॉलीएस्टर यानी कि जब जब एक तरफ तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और दूसरी तरफ OH ग्रुप होगा। ठीक है ना, यानी कि एसिड और एल्कोहल आपस में मिलकर क्या बनाते थे, एस्टर। दूसरा हो जाएगा, एक पहला तो हो जाएगा पॉलीएस्टर, दूसरा हो जाएगा पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स, पॉलीएस्टर के अंदर ये वाला ग्रुप होगा, पॉलीएमाइड के अंदर CONH ये ग्रुप होगा। इसके अलावा पॉलीयूरेथेन्स थर्ड हो जाएगा, पॉलीयूरेथेन्स। ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है आपका, एमाइड और एस्टर दोनों ही होंगे एक साथ, एक तरफ CO के NH और दूसरी तरफ O। इसको हम बोलते थे यूरेथेन। ठीक है ना, इसको हम यूरेथेन ग्रुप बोलते थे। तो ये ग्रुप जब आएगा तो इससे बन जाएगा पॉलीयूरेथेन्स। ठीक है। और इसके अलावा फोर्थ हो जाएगा फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। ठीक है ना, ये एक अलग क्लास हो जाएगी। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड से मतलब ये है कि जिन पॉलीमर्स के अंदर फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हो, ठीक है ना, तो वो एक डिफरेंट क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको कौन कौन से बताया अभी। एक हो जाएगा आपका पॉलीएस्टर, दूसरा हो जाएगा पॉलीएमाइड, तीसरा पॉलीयूरेथेन्स, और चौथा हो जाएगा फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। इसके अलावा एक और होता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। ठीक है क्या ना, है ये सब? सुन लो पहले, एक सेकंड में बता रहा हूँ मैं। ये जो सब हैं, ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर्स के टाइप हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो कंडेंसेशन जब आपका होगा, अगर मान लिया मैं कहूं कि दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें एक के अंदर तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरे के अंदर क्या होगा, एल्कोहल, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाते थे, एस्टर। तो जो इस टाइप के कंडेंसेशन होंगे उन सबको हम पॉली एस्टर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक। जब एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरी तरफ NH2 होगा तो उनसे जो कंडेंसेशन होगा उन सबको हम पॉली एमाइड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। और इसके अलावा सिक्स्थ जो था, सिक्स्थ और लास्ट, ये था एक आपका था इपोक्सी रेजिन। इपोक्सी रेजिन्स। अभी मैं आपको इन सबके एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है ना। ये 6 के 6 क्योंकि पेपर में ऐसे भी सवाल पूछ लेता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स आपको दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा किस कैटेगरी का है।
मतलब आपसे अगर पूछ ले कि बताओ टेरिलीन, टेरिलीन पॉलीएस्टर है, पॉलीएमाइड है, पॉलीयूरेथेन है या इपोक्सी रेजिन है, ठीक है ना, इस तरह के सवाल आपसे पूछ लेता है। तो इसलिए आपको जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है उनकी सारी कैटेगरी पता होनी चाहिए कि कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन जब होगा या कंडेंसेशन से जब कोई पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा तो वो कितने टाइप का हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा था, सबसे पहला हमारा होगा यहाँ पे पॉलीएस्टर। नाम से ही पता लग रहा है कि पॉलीएस्टर का मतलब जहां पे एस्टर ग्रुप बनता हो, ठीक है ना। और एस्टर ग्रुप कैसे बनता था, एस्टर ग्रुप बनता था आपका जब एक तरफ तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी तरफ अल्कोहल ग्रुप हो। तो पॉलीएस्टर कैटेगरी का सबसे पहला एग्जांपल था टेरिलीन, ठीक है, टेरिलीन। ठीक, इसको हम डेक्रोन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है डेक्रोन। तो अब एक बात ध्यान रखना, जैसे टेरिलीन है तो टेरिलीन जो होगा, आपको एक पॉलीमर कंपाउंड का नाम पता है टेरिलीन। अब इस टेरिलीन के अंदर जो इसकी मोनोमर यूनिट थी, ठीक, वो कैसे बनती थी, वो बनती थी आपकी इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस डाइमिथाइल टेरिथेलेट, डाइमिथाइल टेरिथेलेट, ठीक है। अब इथाइलिन ग्लाइकोल आपको पता होगा क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता था, CH2 CH2 और दोनों CH2 के पास एक एक OH, ये क्या था, इथाइलिन ग्लाइकोल, और प्लस इसकी रिएक्शन किससे कर दी मैडम, डाइमिथाइल टेरिथेलेट। ये जो टेरिथेलेट है ना, ये आपका होता है एस्टर, ठीक है ना, ऑलरेडी ये एक एस्टर होता है और ये होता है आपका बेंजीन के पास पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे CO OCH3 CO OCH3, ठीक है। देखो भाई, अब जब ये इथाइलिन ग्लाइकोल और ये डाइमिथाइल टेरिथेलेट ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहां से तो क्या होगा, यहां से CH3O और यहां से H, ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव होता है, CH3OH, मीथेनॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और मीथेनॉल मॉलिक्यूल के रिमूव होने से यहाँ पे क्या होगा, HO CH2 CH2O CO, ठीक है। और इधर बेंजीन रिंग, इधर CO, फिर O, फिर CH3। तो ये मोनोमर यूनिट बनती है। अब ये मोनोमर यूनिट लगातार रिएक्शन करती जाती है, ठीक है ना। अब ये फिर से क्या होगा, इस तरफ फिर से ग्लाइकोल मॉलिक्यूल आएगा, यानी कि इसी तरह की मॉलिक्यूल रिपीट होता रहेगा। तो इधर फिर से ये सेम यूनिट इधर आ जाएगी, यहाँ से OCH3 और दूसरा क्या, यहाँ से इधर से OH ग्रुप, ये निकल जाएगा। तो उससे जो आपका मॉलिक्यूल बनता है फाइनल, वो कुछ इस तरह का बनेगा, OCH2 CH2 OCO और इधर बेंजीन रिंग और यहाँ पे CO और ये N। ये जो मॉलिक्यूल बना है देखो, ये इसको हम बोलते हैं टेरिलीन। क्या बोलते हैं, टेरिलीन। और ये जो टेरिलीन बना है, इसके अंदर ये जो एस्टर ग्रुप आया है, इस ग्रुप की वजह से हम इसको बोलते हैं पॉलीएस्टर। अब ये बताओ मुझे, आपको ये समझ में आया, ये क्या ये है इसके लास्ट वाले के बिल्कुल लास्ट में, क्या क्या लास्ट वाला जो ये बना उसमें बिल्कुल लास्ट में क्या लिख दिया नीचे को, एन 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 नहीं लिखते क्या हम, बहुत मलूक एन बना है। हाँ मलूक, अच्छा सब मलूक तो सभी पढ़ ले, में बिना मलूक को पढ़ो। ये चीज समझ में आई, लिखने पे ध्यान है बस, अरे तो बुक में लिखा हुआ है सब कुछ, मेन चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लो। आगे पॉलीएस्टर जो होगा, पॉलीएस्टर कैसे बनता है, वे सभी ग्रुप जिनकी जिनकी आपस में रिएक्शन से एस्टर बनता होगा, वो सारे के सारे पॉलीमर्स
पोली एस्टर की कैटेगरी में आएंगे। इसका पहला एग्जांपल था आपका टेरिलीन या डेक्रोन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा इसका कोडेल, कोडेल पोलिएस्टर, कोडेल पोलिएस्टर, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसका अब मेन चीज क्या याद रखनी है आपको, जैसे कोडेल है तो कोडेल के अंदर कौन कौन से मोनोमर होते हैं बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। इसके अंदर होता है जी 1,4 डाइमिथाइल 1,4 एक सेकेंड 1,4 डाइमिथाइल ओल साइक्लोहेक्सेन प्लस इसके साथ हम यूज करते थे इसमें डाइमिथाइल टेरिथेलेट, डाइमिथाइल वही पहले वाला, ठीक है ना। बस उसमें ग्लाइकोल था और यहाँ पे हमने क्या ले लिया इसके प्लेस पे, साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे CH2OH। अगर मैंने उसको चेंज कर दिया, ग्लाइकोल की जगह पे ये ले लिया 1,4 डाइमिथाइलोल साइक्लोहेक्सेन, ठीक। तो ये इससे कौन सा पॉलिएस्टर बनेगा, कोडेल। समझ आई बात। मेन सिंगल आपको इनकी मोनोमर यूनिट का ध्यान रखना है बस, ये मोनोमर यूनिट और इनकी स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए। हाँ जी बोलो। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड कैटेगरी पोलीएमाइड। पोलीएमाइड, पोलीएमाइड के अंदर आपको पता ही है एमाइड ग्रुप हो जाएगा CONH, इसको हम पेप्टाइड ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल कौन कौन से थे, पहला एग्जांपल है इसका नाइलॉन 6,6। देखो ये जो नाइलॉन 6,6 है ना, यहाँ पर कॉमा लगाओ, नाइलॉन 6,6, ये जो 6,6 है, ये 6,6 इंडिकेट करता है कि जो दो मॉलिक्यूल इसके मोनोमर यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं उसमें दोनों में 6 कार्बन है, ठीक। तो नाइलॉन 6,6 के अंदर कौन कौन से होते हैं, एक होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ सकता है। और दूसरा है जी हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। एडिपिक एसिड पता है क्या होता है, CH2, 4 बार CH2 है, COOH, COOH, ठीक है। दिस इज एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन CH2 6 टाइम्स और दोनों तरफ NH2, ठीक है ना। तो जब इनके आपस में रिएक्शन होगी तो उससे कौन सा ग्रुप बनेगा, एमाइड। तो जो नाइलॉन 6,6 होगा उसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप, और नाइलॉन 6,6 जो है वो पोलीएमाइड कैटेगरी का पॉलीमर होता है। समझ में आई बात। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। इसी कैटेगरी में एक और दूसरा होता है, देखो अब एक बात समझो, हमने कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे इसी का एक और एग्जांपल है, एक तो नाइलॉन 6,6 हो गया, दूसरा होता है नाइलॉन 6, केवल नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे 6,6 यानी कि 2 यूनिट हो रही है इसमें यूज, बट यहाँ पे क्या है 6 का मतलब क्या है, इसमें केवल एक ही सिंगल यूनिट यूज होगी, और इसका नाम होता है, इसकी जो मोनोमर यूनिट होता है उसका नाम होता है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, देखो इसमें लैक्टम वर्ड यूज हुआ है, और जो लैक्टम वर्ड है ना, ये लैक्टम मैंने आपको कहा था साइक्लिक एमाइड को, लैक्टम किसे बोलते थे हम, साइक्लिक एमाइड को। और साइक्लिक एमाइड जो होता है वो 5 कार्बन की एक रिंग CO 1 2 3 4 5 NH, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH2 5 CO NH, ठीक है जी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो रिंग थी, ये रिंग आपकी थी कैप्रोलैक्टम, इस यूनिट को बोलते थे हम कैप्रोलैक्टम। अब यहाँ पे
जो ये मॉलिक्यूल आपका है कैप्रोलैक्टम, ये जो है ये यहां से ब्रेक होता है। एक सेकंड भाई, ये जो मॉलिक्यूल है जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं ये यहाँ से ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद ये बनाता है ओमेगा एमिनो कैप्रोइक एसिड। ओमेगा एमिनो कैप्रोइक एसिड मतलब CH2 5 COOH और इधर NH2। कैप्रोलैक्टम से ये बनेगा, इसका नाम था ओमेगा एमिनो कैप्रोइक एसिड। ठीक, और फिर यही यूनिट रिपीट हो गए, यही यूनिट रिपीट हो गए एक पॉलीमर बनाते हैं जिसका नाम था नायलॉन 6। मतलब ये सेम यूनिट रिपीट होती है, बस पहले ये, फिर यही सेम यूनिट इधर, फिर ये सेम यूनिट आ गया, इस तरह से ये रिपीट होती रहेगी और इससे पूरा पॉलीमर कंपाउंड बन जाएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि जो नायलॉन 6 था, नायलॉन 6 के अंदर जो मोनोमर यूनिट थी वो कौन सी थी? कैप्रोलैक्टम। ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है पॉलीयूरेथेन्स। पॉलीयूरेथेन्स, एक ग्रुप की पहचान कर लेना। पॉलीयूरेथेन्स में क्या होता है? NH CO एंड O, ये ग्रुप होता है। और जब ये ग्रुप रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीयूरेथेन्स। अब ये बनता कैसे है? इसके लिए मेनली होता क्या है? आइसोसाइनाइड, ओ सॉरी आइसोसाइनेट एल्काइल आइसोसाइनेट प्लस एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है ना? जब इनकी आपस में रिएक्शन होती है, मतलब NC डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट NCO, ठीक है, और प्लस में ROH। तो इनकी जब रिएक्शन आपस में होती है एल्कोहल की और आइसोसाइनेट की, ठीक, NCO, तो जब इनकी रिएक्शन होगी तो इससे बनता है आपका RNHCOOR। ये जो ग्रुप बना है बीच में, इसको हम बोलते थे यूरेथीन ग्रुप। ठीक, और जब ये मॉलिक्यूल रिपीटेड होता है, रिपीटेड यूनिट की फॉर्म में आता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीयूरेथेन्स। एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो ये तो मैंने आपको केवल सिंपल फंक्शनल ग्रुप लेके बताया, ठीक है ना, बट इसका एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें तो इसका एग्जाम्पल था टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकोल, टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकोल और प्लस हेक्सा मिथाइलिन डाई आइसोसाइनेट, डाई आइसोसाइनेट। तो अब यहाँ पर आप एक बात समझ जाओगे कि टेट्रामिथाइलिन, टेट्रामिथाइलिन में क्या होगा? टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकोल में CH2 4, इधर भी OH और इधर भी OH, और प्लस हेक्सामिथाइलिन डाई आइसोसाइनेट, मतलब के O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, एक ग्रुप इधर हेक्सामिथाइलिन का मतलब CH2 6 और फिर इधर भी N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो देखो यहाँ पर आइसोसाइनेट ग्रुप है और यहाँ पे OH ग्रुप है, तो जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो उससे आपका कौन सा ग्रुप बनता है? पॉलीयूरेथेन्स। बात समझ में आ जाएगी? इससे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? पॉलीयूरेथेन्स। हाँ जी, और मेनली इनका जो यूज करते हैं ना हम, जो हमारे जूते होते हैं, जूतों के जो सोल होते हैं, ठीक है, जूतों के जो सोल बनते हैं उसके लिए हम पॉलीयूरेथेन्स का यूज करते हैं, और रबड़ के टायर्स के लिए।
रबड़ के टायर नायलॉन के भी होते हैं। सोल क्या हो? सोल जो जिसका बेस होता है रबड़ वाला। नीचे का तलवा? हाँ तलवा, ठीक है ना। तो थर्ड ये हो गया। इसके बाद फोर्थ है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। देखो ये जो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड है ना, इससे मेनली दो टाइप के पॉलीमर बनते हैं। एक तो होता है नोवोलैक रेजिन, नोवोलैक रेजिन, और दूसरा बनता है इससे बेकेलाइट। ठीक, नोवोलैक रेजिन का मतलब ये है कि जब आपका फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, देखो फिनोल तो हो गया आपका बेंजीन के पास OH, और फॉर्मेल्डिहाइड हो गया HCOH यानी कि HCHO। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है ना, तो उसमें एक बात ध्यान रखना आप कि इन दोनों की रिएक्शन से दो टाइप के पॉलीमर बनते हैं। एक तो बनता है लीनियर पॉलीमर। अगर लीनियर पॉलीमर बनता है तो लीनियर पॉलीमर के बनने से, अगर यहाँ पे बनता है लीनियर पॉलीमर, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम नोवोलैक रेजिन, नोवोलैक रेजिन। और अगर कोई ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनती है, मतलब कि ब्रांच स्ट्रक्चर से मतलब इसी के साथ अगर कोई स्ट्रक्चर बनती है ब्रांच्ड, यानी कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। OH CH2, ये इधर से जुड़ जाएगा, यहाँ OH, इधर फिर पैरा पोजीशन पे CH2, फिर यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, और इधर फिर OH, इधर CH2, सॉरी ये इधर जुड़ेगा यहाँ पे फिर OH, यहाँ CH2, इधर इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के इसमें N लगा देता हूँ। ठीक, तो अब ये स्ट्रक्चर जो है ब्रांच स्ट्रक्चर जा रही है, तो अगर इस टाइप का कंपाउंड बनता है तो उसको बोलते हैं बेकेलाइट। ठीक, दोनों ही कंडीशन है। दोनों में क्या होगा, दोनों में सेम ही मोनोमर होते हैं। नोवोलैक के अंदर भी फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड होता है और बेकेलाइट के अंदर भी फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड होता है। बस इनमें क्या होता है, इनमें रेशो का डिफरेंस होता है। अब रेशो का डिफरेंस ये है कि अगर मान लिया फॉर्मेल्डिहाइड की अमाउंट थोड़ी ज्यादा है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड की अमाउंट थोड़ी ज्यादा है तो उस कंडीशन में बनता है नोवोलैक रेजिन। और अगर मान लिया फिनोल की अमाउंट ज्यादा है तो फिनोल क्या है आपका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में भी जुड़ने लगेगा। ठीक, और उस कंडीशन में आपका बनता है बेकेलाइट। और बैकलाइट आपने सुना ही होगा, बैकलाइट का कहाँ यूज करते थे, पता है? जी जी सर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह में। हाँ 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 बिल्कुल। फोर्थ हो गया यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। फिफ्थ होगा। फिफ्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो गया कोई ये, हाँ फॉर योर फिफ्थ हो जाएगा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। बिल्कुल उसी की तरह का जब फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड था, बस इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसमें आपका यूरिया NH2CO NH2 और HCHO इनकी आपस में रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने से डाइमिथाइलोल यूरिया बन जाता है, और वो आपका जो कंपाउंड बनाता है उसको हम बोलते थे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। समझने वाली बात केवल इतनी है कि अगर मान लिया यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से जो पॉलीमर बनता है तो उसको हम यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं। इसका कोई ज्यादा फेमस एग्जांपल है नहीं, ठीक है ना। बस ये समझ लेना कि जहां पे भी जिस पॉलीमर के अंदर यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड के आपस में रिएक्शन हो रही है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनेगा, ठीक है। सिक्स्थ हो जाएगा इपोक्सी रेजिन। इसको समझ लेना, देखो इपोक्सी हम किसको बोलते हैं, इपोक्सी बोलते थे हम साइक्लिक ईथर को। इसको साइक्लिक ईथर यानी कि
साइक्लिक ईथर। अब इसमें एक कंपाउंड होता है, इससे एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जो पेपर में पूछ सकता है, CH2CH और CH2Cl। देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ईथर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और साइक्लिक ईथर को हम क्या बोलते थे, इपोक्सी। और उसकी जो अल्फा पोजीशन है, मतलब नेक्स्ट कार्बन के पास जो Cl जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम होता है एपीक्लोरोहाइड्रिन। एपीक्लोरोहाइड्रिन। और जब एपीक्लोरोहाइड्रिन की रिएक्शन बिस्फिनोल ए के साथ होती है, किसके साथ, बिस्फिनोल ए, ये कंपाउंड है बिस्फिनोल ए। बिस्फिनोल ए का मतलब होता है कि बेंजीन, वहां पर कार्बन उसके पास 2 CH3 और फिर से बेंजीन रिंग और फिर से OH, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम बिस्फिनोल ए, बिस्फिनोल ए, ठीक है ना। बिस का मतलब होता है दो फिनोल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो बिस्फिनोल ए, जब एपीक्लोरोहाइड्रिन और बिस्फिनोल ए इनकी आपस में रिएक्शन होती है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं इपोक्सी रेजिन। क्या बोलते हैं जी, इपोक्सी रेजिन। समझे बात कुछ। मेनली हमें बनाओ तो सही, कहाँ बना। बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। इसमें बनाने का मतलब बस ये है कि जब इनके आपस में रिएक्शन होगी, अब रिएक्शन कैसे होगी यहाँ पे, देखो जी, ये जो ऑक्सीजन OH ग्रुप पहले इससे बनेगा मोनोमर। देखो पहले से जो है, पहले से मोनोमर बनता है, और मोनोमर जो बनेगा वो आपको बनेगा यहाँ से Cl और यहाँ से H। इसको बाहर निकाल दो तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, CH2 CHO देन CH2 देन O, और फिर यहाँ पे बन जाएगा ये पूरा बेंजीन, C के पास 2 CH3, फिर बेंजीन और फिर OH, ठीक है ना, ये बनेगा। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होगी, और रिपीट होने से क्या होगा, ये फिनोल फिर ये दूसरे सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक। तो उससे जो चेन बनेगी उसको हम बोलते हैं इपोक्सी रेजिन्स। और भी आगे बनाऊं, खुद बना के देख लेना उसको बुक में से, ना ठीक है ना। मेनली अरे मेन चीज बस ये है, ये दोनों, बस इनको ध्यान रखना। अभी डिटेल में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको इसलिए भी थोड़ा जल्दी में करवा रहा हूँ ताकि ये जल्दी से खत्म हो, और टाइम ज्यादा लगाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, क्वेश्चन इसमें आएगा आपकी नॉलेज से। आपने अगर इपोक्सी रीजन के बारे में पता है क्या होता है, तो बस उसी से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद तो ये जो हमने सारा पढ़ा है, ये सारा जो हमने पढ़ा था, ये सब था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक। इसके बाद एक दो टॉपिक और इसमें छोटे छोटे आपने अगर सुना हो, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक सुना है, हाँ जी, नहीं। यस सर। यस सर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो थर्मोप्लास्टिक का मतलब ये होता है, थर्मोप्लास्टिक वो जिसको गर्म कर दो तो सॉफ्ट, ठंडा कर दो तो हार्ड, ठीक है। गर्म कर दो सॉफ्ट, ठंडा कर दो हार्ड, जितनी बार करते रहोगे प्रोसेस उतनी बार ये सॉफ्ट हार्ड होता रहेगा। ऐसी प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। बट अगर मान लिया कोई भी प्लास्टिक आपकी ऐसी है जिसको हमने एक बार जिस भी शेप में ले आए, जिस भी शेप में हम उसको ले आए, ठीक है ना, मतलब ठंडा करके वो अगर हार्ड हो गई तो फिर आप उसको सॉफ्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कि जो ये होते हैं आपके प्रेस वगैरह के जो हैंडल होते हैं, ठीक, तो ये ऐसे होते हैं, इनको अगर आपने एक बार शेप में दे दिया तो ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बट ये दोबारा से उस शेप में नहीं आएंगे, ठीक है ना। मतलब कहने का ये, जिनको हम केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसका एग्जांपल था बेकेलाइट, बेकेलाइट, ठीक। जबकि जो थर्मोप्लास्टिक है इसका एग्जांपल है पॉलीस्टायरीन, ये ध्यान रखना बस। तो थर्मोप्लास्टिक क्या थी, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिनको अगर हम गर्म कर देते हैं तो गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ठंडा करने पर वो हार्ड हो जाते हैं। और थर्मोसेटिंग जो, जिनको हमने गर्म करने का एक बार अगर ठंडा कर दिया तो फिर वो उसी शेप में रहेंगे, वो अपनी शेप चेंज
नहीं करेंगे। समझे कुछ? जी सर। ठीक है ना? ये हो गया भाई। इसके अलावा इसमें बचा नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़। ये और पढ़ लो बस, लास्ट टॉपिक इसका बचा छोटा सा, नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़। नेचुरल रबड़ तो मैंने आपको बता दिया था ना, नेचुरल रबड़ क्या होती है? यस सर। है ना? यस सर। आइसोप्रीन यूनिट हाँ होती जी। है, ठीक है, आइसोप्रीन यूनिट होती है। और आइसोप्रीन यूनिट में, आइसोप्रीन यूनिट क्या होती थी आपकी? CH2 डबल बॉन्ड C, देन CH3 और इधर CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब ये आइसोप्रीन, इसको हम बोलते थे आइसोप्रीन, आइसोप्रीन जो यूनिट थी, जब ये आपकी, एक बात और समझ लेना, यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, जब नेचुरल रबड़ जो है उसमें जो आइसोप्रीन यूनिट होती है, आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन यूनिट बार बार रिपीटेशन हो गया इस टाइप का एक कंपाउंड बनाती है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल रबड़। ठीक है ना? अब ये जो नेचुरल रबड़ थी, ये नेचुरल रबड़ केवल तब होता है जब वो सिस फॉर्म में रहता है। जैसे दोनों CH2 थे, तो दोनों CH2 कहाँ है? दोनों एक ही साइड में है ना, जो चेन बढ़ रही है वो सिस फॉर्म में बढ़ रही है। तो जब वो सिस फॉर्म में बढ़ती है तो उसको हम बोलते थे नेचुरल रबड़। बट अगर यही आपका इसके प्लेस पे ये ऐसा ना हो गए, ये ऐसा हो जाए CH2 और CH2, ठीक है, और इधर आपका CH3 और इधर H, तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रांस हो गया ना। ठीक, अगर आइसोप्रीन यूनिट आपकी पॉलीमराइज हो गया, ट्रांसफॉर्म में आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं गुट्टा पर्चा। रुक जा, गुट्टा पर्चा, कौन सा पर्चा? गुट्टा पर्चा, ये नाम है इसका, गुट्टा पर्चा। मतलब ये भी एक पॉलीमर है, ये डिफरेंट पॉलीमर होगा, नेचुरल रबड़ नहीं होगा ये, लिख लेना ये भी। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ठीक है ना? हो गया सर। इसके बाद एक लास्ट बचा इसमें, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, तो देखो सिंथेटिक पॉलीमर जो थे उसके दो तीन एग्जांपल हैं, जिसमें पहला एग्जांपल है आपका पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन, या इसको नियोप्रीन भी बोलते हैं, ठीक है जी, इसको हम नियोप्रीन भी बोलते हैं। अब जो ये पॉलीक्लोरोप्रीन था और नियोप्रीन था, इसमें यूनिट क्या होती है? इसमें मोनोमर यूनिट होती है क्लोरोप्रीन, ठीक है जी, क्लोरोप्रीन यूनिट होगी। और क्लोरोप्रीन यूनिट क्या होगी? जो आपकी आइसोप्रीन होता है ना, उसमें जो CH3 था उसके प्लेस पर Cl आ जाएगा, ये यूनिट, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्रीन। और जब ये रिपीट होगा बार बार, तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पॉलीक्लोरोप्रीन, ये जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या था? सिंथेटिक रबड़ था। दूसरा सिंथेटिक रबड़ का एग्जांपल हो जाएगा ब्यूना एन, ब्यूना एन, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा ब्यूना एस। तीन एग्जांपल है। देखो ब्यूना एन का मतलब होता है, जो ब्यूना एन था इसको हम BNR रबड़ भी बोलते हैं, BNR मतलब शॉर्ट में BNR। तो ब्यूना एन के अंदर होता है हमारा जो, एक तो होता है ब्यूटाडाइइन। ब्यूटाडाइइन क्या होता है?
हाँ जी, तो ब्यूनाइन में क्या था, ब्यूटाडाइइन। ब्यूटाडाइइन क्या होता है, डबल बॉन्ड फिर CH फिर डबल बॉन्ड, ब्यूटाडाइइन। और ब्यूटाडाइइन के साथ जब हम एक्राइलोनाइट्राइल लेकर चलेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CN, ये हमने पहले भी लिया है। और ब्यूना S के अंदर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH और फिर डबल बॉन्ड CH2। और अगर हम यहाँ पे लेकर चलते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे बेंजीन रिंग C6H5, ये स्टाइरीन था, ठीक। और ये क्या था, एक्राइलोनाइट्राइल। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो जो ब्यूना एन था उसमें डिफरेंस क्या था, ब्यूटाडाइन की रिएक्शन जब एक्राइलोनाइट्राइल के साथ होगी तो ब्यूना एन बनता है, ब्यूना एन, एन फॉर नाइट्राइल, ठीक है। और ब्यूना एस, ब्यूटाडाइन के साथ जब स्टाइरिन यूज होगा, जब स्टाइरिन का पॉलीमराइजेशन होगा तो उसमें बनेगा ब्यूना एस। बात समझ में आई है? हाँ जी। Yes, जी sir. सर। इसका स्क्रीनशॉट यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो और दोबारा ज्वाइन करो क्लास। लिख लिया, हो गया सर। लेफ्ट करो। यार